नमस्ते, स्वागत है आपका द टॉपिक में। तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 चरणों में बिहार का चुनाव होगा और 14 नवंबर को उसके नतीजे आएंगे। जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ तो राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया है और अपने अपनी चालें चली जाएगी। अब सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और यूपीए में अब मैराथन बैठकें चल रही है। बात तो खबर ये भी आ रही है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं नाराज़ हुए हैं सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि उन्होंने 37 सीटों की मांग की है, लेकिन एनडीए उतना देने के लिए तैयार नहीं है। अब पिछला चुनाव जो था वो चिराग पासवान ने अलग लड़ा था, मतलब एनडीए के साथ वो नहीं थे। लेकिन बात ऐसी भी कही जा रही है कि वो पीके के साथ जा सकते हैं, यानी जन स्वराज के साथ जा सकते हैं, प्रशांत किशोर के साथ। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, ये पहला ऐसा चुनाव है बिहार का कई दशकों के बाद कि जिसमें जाति का बड़ा कम महत्व हो रहा है। मतलब जब बिहार में आप जब भी देखा होगा, जो भी चुनाव रहे होंगे विधानसभा के, उसमें हमेशा वो जाति के नाम पर ही मांगा गया है। किसी पार्टी ने एमवाई का फैक्टर, किसी ने स्वर्ण का फैक्टर, किसी ने दलित, अति पिछड़ा, तो इसी को लेकर बिहार के चुनाव रहे हैं आज तक। लेकिन एक पहला ऐसा चुनाव है जिसमें विकास एक मुद्दा है, पलायन एक मुद्दा है, रोजगार एक मुद्दा है। लेकिन देखिए, बिहार में पलायन हमेशा से एक समस्या रही है। देखिए, पलायन तो हर राज्य से होता है, लेकिन वो स्वेच्छा से होता है। देखिए, हमारे देश में लोग अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, वो पलायन एक अलग तरीके का पलायन। लेकिन ये जो पलायन है बिहार का, जिसमें लोग मजबूरी में 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या पंजाब, गुजरात जाते हैं, वो एक मुद्दा है। लेकिन देखिए, बिहार में अब जब लालू यादव जी का जो कार्यकाल था, वो सबसे भयावह कार्यकाल था, क्योंकि यही वो कार्यकाल था जिसमें बिहार में जितनी इंडस्ट्री थी उसने पलायन किया बिहार से। मतलब बिहार से वो इंडस्ट्रीज चली गई। क्योंकि किसी भी राज्य में अगर उद्योग आते, उद्योग धंधे आते, तो सबसे पहला जो होता है काम, वो है कानून व्यवस्था। अगर कानून व्यवस्था आपकी ठीक हो तभी उद्योग आते हैं, तभी इंडस्ट्रीज आती है। लेकिन लालू यादव के कार्यकाल में एक ही इंडस्ट्रीज चलती थी बिहार में, एक ही उद्योग चलता था, वो था रंगदारी, हत्या, डकैती, यही था। और इसी की वजह से बिहार में कोई नया उद्योग नहीं आया, कोई नई इंडस्ट्रीज नहीं लगी, जिसी की वजह से आज आप देखते हो कि पलायन सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। लेकिन इस चुनाव में सबसे अच्छी बात जो लग रही है मुझे, कि प्रशांत किशोर एक उम्मीद के तौर पर बिहार में आए। देखिए, प्रशांत किशोर को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी कि उनका अच्छा बिजनेस था, पॉलिटिकल कंसल्टिंग का, तो उस आदमी को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, गांव देहात में धूप भागने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि बिहार के लिए कुछ करते हैं, और वाकई ये अच्छा प्रयास है प्रशांत किशोर जी का। और शायद लग भी रहा है कि प्रशांत किशोर काफ़ी वोट काट सकते हैं, काफ़ी परसेंटेज जो वोट परसेंटेज वो काट सकते हैं। और यहाँ तक कि लग रहा है कि ये चुनाव बिहार का त्रिकोणीय लगता है, जिसमें जन स्वराज अच्छी खासी सीटें ले सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो सीधे से बहुमत की तरफ चले जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो सीटें वो जीतेंगे ही जीतेंगे। रही दूसरी बात कि नीतीश कुमार जी, उनकी पार्टी जेडीयू, अब उनका जमीनी स्तर पर अब ऐसी कोई पकड़ रही नहीं है। और पहले से भी जेडीयू कभी भी काडर बेस्ड पार्टी नहीं रही। जेडीयू हमेशा से ब्यूरोक्रेट्स और अपने सरकार के जरिए वो काम करती थी। लेकिन इस चुनाव में अब देखा जा सकता है कि कितने लोग जाति के नाम से वोट करेंगे या फिर विकास या पलायन के नाम पे वोट कर सकते हैं। अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेंगे, तो वैसे वैसे गड़े मुर्दे भी उखाड़े जाएंगे, जिसमें शिल्पी जैन का जो केस रहा
जैसे प्रशांत किशोर जी ने उछाला है, मतलब उसको उजागर किया है, और इतने सालों बाद फिर शिल्पी जैन की हत्या और बलात्कार का मुद्दा अब चुनाव में आएगा, जिसके बाद भागलपुर का जो दंगे थे वो आएंगे, फिर सिवान का तेजाब कांड भी इसमें आएगा। तीसरी ओर बीजेपी की हम बात करते हैं। आप देखिए, बीजेपी, बिहार बीजेपी में जो सर्वमान्य नेता थे वो एक ही थे, जो जनसंघ से या एबीवीपी के कार्यकाल से थे, वो थे स्वर्गीय सुशील मोदी जी। तो उसके बाद से बिहार बीजेपी में ऐसा कोई नेता बचा ही नहीं है। हाँ, हम राजीव प्रताप रूडी जी को देख सकते हैं। राजीव प्रताप रूडी जी जो एक ऐसे नेता जिन्होंने आरजेडी के सबसे स्वर्णिम काल में भी उन्होंने छपरा सीट से राबड़ी देवी जी को हराया था, रोहिणी आचार्य को भी हराया था, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन आज की दौर में बिहार बीजेपी में जितने भी नेता हैं वो या तो आरजेडी से आए हैं या फिर कांग्रेस से आए हैं, लेकिन उनका कोई ऐसी पृष्ठभूमि रही नहीं कि वो जनसंघ के दौर से रहे हो या कोई आरएसएस से जुड़ा रहा हो। ऐसे बीजेपी की स्थिति नहीं। और बीजेपी इस बार के चुनाव में भी नीतीश कुमार के सहारे ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प है नहीं। और रही बात तेजस्वी यादव जी की, तो जाहिर सी बात है वो चुनाव में उनको अपने पिताजी और माताजी के कार्यकाल के दौरान जो एक जंगलराज था, तो उन्हीं को लेकर जनता उनसे सवाल करेगी, उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी सवाल करेंगे। तो तेजस्वी यादव जी के भी जो राह है वो इतनी आसान है नहीं। हाँ ठीक है, जाति के नाम पर, यादव के नाम पर उनको कुछ सहानुभूति तो मिल सकती है, क्योंकि जाति जाति होती है। क्योंकि बिहार का एक युवा जो तमिलनाडु में काम करता है फैक्ट्री में, और जब उसे वहाँ पे मारा पीटा जाता है, तो तब वो युवा कहता है अपने जो नेता है उनको कि देखिए भाई, हम पलायन करते हैं, हमें दूसरे राज्य में जलील किया जाता है। लेकिन जब चुनाव की बात आती है, जब वोटिंग की बात आती है, तो वही युवा अपनी जाति देखकर वोटिंग करता है। तो यही हाल बिहार का है। तो लेकिन ये एक चुनाव है, इस चुनाव में पहली बार बिहार वासियों को ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से उनकी पीढ़ी चली गई पलायन के दंश झेलते झेलते, तो इस बार वोट कीजिए, लेकिन ऐसा कीजिए कि आपके आने वाली पीढ़ी, इनका भविष्य अच्छा हो।